नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने स्वतंत्र भारत की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम महात्मा गांधी की हत्या के घटनाक्रम और नाथूराम गोडसे के मनोवैज्ञानिक सफर का बिल्कुल निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं का एक ऐसा टकराव था जिसे समझना आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे उन तथ्यों पर बात करते हैं जो इस दिन की बुनियाद बने। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। जरा सोचिए, ये इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है। ये विश्वास करना भी मुश्किल लगता है कि जिस व्यक्ति ने गांधी जी पर गोलियां चलाईं, वो कभी उनका कट्टर अनुयायी हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक समय ऐसा था जब गोडसे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक अनुयायी को एक हमलावर में बदल दिया? इस बदलाव की जड़ें काफी गहरी हैं और असल में इसकी शुरुआत गोडसे के बचपन से ही हो गई थी। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां नाथूराम का जन्म 1910 में रामचंद्र के रूप में हुआ था। उनका बचपन बेहद असामान्य था। दरअसल जन्म से पहले परिवार के 3 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। तो एक अंधविश्वास या कहें कि पारिवारिक श्राप से बचने के लिए माता पिता ने उन्हें एक लड़की की तरह पालने का फैसला किया। बाकायदा नाक छेदी गई और नथ पहनाई गई, और यहीं से नाम पड़ा नाथूराम। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बचपन की इस दोहरी पहचान ने भीतर एक गहरी हताशा और आक्रामक व्यक्तित्व को जन्म दिया। हालांकि 1928 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इतिहास और राजनीति का गहन अध्ययन लगातार चलता रहा। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक बदलाव आता है। 1930 के दशक तक गोडसे एक पक्का गांधीवादी था जो सत्याग्रह और अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता था। लेकिन 1932 में रत्नागिरी में विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर गोडसे को ये लगने लगा कि यदि अहिंसा राष्ट्र के हितों के खिलाफ है तो वह केवल कायरता है। बस यहीं से वो मोड़ आया जहां भीतर का गांधीवादी मरने लगा और एक कट्टर विचारधारा ने जन्म लिया। समय के साथ साथ ये वैचारिक दूरी एक गहरी नफरत में बदलती गई। गोडसे ने अपने साथी नारायण आप्टे के साथ मिलकर अग्रणी नाम का एक अखबार शुरू किया, जिसका सीधा मकसद गांधी जी की नीतियों का विरोध करना था। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयानक दंगों ने गोडसे को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में गांधी जी का वो बयान कि मुसलमानों के हमले की स्थिति में हिंदुओं को बहादुरी से मर जाना चाहिए, गोडसे को पूरी तरह आत्मघाती लगा। उसे लगा कि अहिंसा केवल हिंदुओं के लिए है। और फिर 1947 के विभाजन के दौरान शरणार्थी शिविरों में जो रक्तपात हुआ, उसने गोडसे के अखंड भारत के सपने को चकनाचूर कर दिया था। अब आते हैं उस सबसे अहम बिंदु पर जिसने इस पूरी कहानी में बारूद का काम किया। 55 करोड़ रुपए का विवाद। जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे। लेकिन गांधी जी ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में अनशन शुरू कर दिया और मांग की कि ये पैसा पाकिस्तान को तुरंत दिया जाए। गोडसे और उसके साथियों की नज़र में ये एक ऐसे दुश्मन को पैसे देने जैसा था जो उन्हीं के देश पर हमला कर रहा था। अनशन के इसी दौर में गोडसे के विचारों ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। अपनी लेखनी में उसने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जब तक महात्मा गांधी जीवित हैं, एक हिंदू राष्ट्र कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। अब अखबारों के लेखों से बात बहुत आगे निकल चुकी थी। गोडसे को लगने लगा था कि गांधी जी की हत्या करना कोई अपराध नहीं, बल्कि उसका धर्म है। और देखिए, यहीं से शुरू होती है एक बेहद सोची समझी साजिश। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। 20 जनवरी को मदनलाल पहवा ने बिड़ला हाउस में बम फोड़कर एक प्रयास किया था, जो विफल रहा। इसके बाद गोडसे और आप्टे वहां से बचकर ग्वालियर भाग गए। वहां उन्होंने डॉक्टर पचूरे से एक 7 चेंबर वाली इटालियन पिस्तौल हासिल की। अब यह हमला एक समूह से बदलकर एक अकेले, अत्यधिक प्रशिक्षित शूटर के निशाने में तब्दील हो चुका था। 29 जनवरी को वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लौटे और गोडसे ने तय कर लिया कि अब वार छिपकर नहीं, बल्कि बिल्कुल सामने से होगा। और फिर इतिहास का वो दिन आ ही गया, 30 जनवरी 1948। इस दिन की सुबह बिड़ला हाउस में बेहद शांत थी। गांधी जी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे, प्रार्थना की, नींबू पानी पिया और शांति और अहिंसा पर अपने लेख लिखने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त इस शांति से कोसों दूर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बिल्कुल अलग तरह की तैयारी चल रही थी। गोडसे बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अपनी इतालवी पिस्तौल में एक एक करके 7 गोलियां भर रहा था।
सच कहें तो ये शांति एक बहुत बड़े तूफान के आने की खामोशी थी। चलिए इस शाम की टाइमलाइन को थोड़ा करीब से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शाम 4 बजे गांधी जी गृह मंत्री सरदार पटेल के साथ देश के हालात पर एक गंभीर चर्चा कर रहे थे। बैठक इतनी लंबी खिंच गई कि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए लेट हो गए। शाम 5:10 पर वे अपनी पोतियों मनु और आभा के कंधों पर हाथ रखे प्रार्थना स्थल की ओर निकले और फिर ठीक 5:17 पर भीड़ को चीरते हुए खाकी जैकेट पहने नाथूराम गोडसे उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अगले कुछ सेकंड्स में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। गोडसे ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते गांधी जी। जब मनु ने यह रहते हुए उसे हटाना चाहा कि बापू को पहले ही देर हो चुकी है, तो गोडसे ने उन्हें धक्का दे दिया। उसने अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के शरीर में दाग दी, जांघ, पेट और सीना। गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गोडसे वहां से भागा नहीं। उसने अपनी पिस्तौल हवा में उठाई और खुद पुलिस को आवाज देकर आत्मसमर्पण कर दिया। वो कायर नहीं कहलाना चाहता था। अब चलते हैं इस घटना के बाद की स्थिति पर। लाल किले के भीतर एक विशेष अदालत का गठन किया गया, जहां गोडसे और आप्टे पर मुकदमा चला। गोडसे ने अपने बचाव के लिए किसी भी वकील की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अदालत में खुद का 300 शब्दों का एक बयान पढ़ा। ये बयान बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि गोडसे अपने दिमाग में इस कृत्य को कैसे सही ठहरा रहा था। अदालत में उसने खुद की तुलना महाभारत के अर्जुन से की। उसने तर्क दिया कि जिस तरह अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही गुरुओं और भाइयों पर हथियार उठाया था, बिल्कुल वैसे ही उसने भी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया है। उसने गांधी जी पर विभाजन का आरोप लगाते हुए इस हत्या को अपना दायित्व बताया। लंबी कानूनी प्रक्रिया और इन ऐतिहासिक बहसों के बाद अंततः 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि फांसी के फंदे की ओर जाते समय गोडसे के हाथों में अखंड भारत का नक्शा और भगवद गीता थी। उसके अंतिम शब्द भी अखंड भारत अमर रहे थे। उसने सोचा था कि गांधी जी को मारकर वह उनके विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम आज मुड़कर देखें तो मृत्यु के बाद गांधी जी के विचार दुनिया भर में और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। दशकों बाद भी उन 3 गोलियों का घाव भारत की चेतना पर बिल्कुल ताज़ा है। आज भी यह बहस जारी है, क्या वो महज एक हत्यारा था जिसने एक निहत्थे बुजुर्ग की जान ली, या एक ऐसा राष्ट्रवादी जो अपने भ्रमित आदर्शों के रास्ते पर भटक गया था। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमेशा पूछता रहेगा। इस गहन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस निष्पक्ष विश्लेषण ने कुछ नए नजरिए जरूर दिए होंगे।